Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, इससे पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बताया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करवाया, साथ साथ सेंट्रीपिटल फोर्स और कुछ एक न्यूमेरिकल्स कराए थे, राइट। उसी न्यूमेरिकल्स की कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हमारे को जो अगला न्यूमेरिकल दिया है उसमें वो मुझसे कह रहा है एक डोरी है, उससे एक पैबल बना हुआ है। पैबल बोले तो कंकड़, क्लियर। सपोज करिए डोरी है, डोरी के एक हिस्से से कंकड़ बना हुआ है और उस कंकड़ का मास 100 ग्राम है और जिस डोरी से कंकड़ बना हुआ है उस डोरी की लंबाई है 50 सेंटीमीटर और कह रहा है डोरी को घुमाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? ऐसे नहीं घुमाया जा रहा है, ऐसे घुमाया जा रहा है। वो कह रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे, क्लियर है। और वो कह रहा है जब डोरी को घुमा रहे हैं ना तो वो डोरी 3 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन कर रही है, यानी 3 सेकंड में 10 चक्कर लगा रही है। तो कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी बता दूं, लीनियर वेलोसिटी बता दूं, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू भी बताऊं और डायरेक्शन भी बताऊं। और फिर कह रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्योंकि जब ऐसे करूंगा तो डोरी तनेगी और डोरी तनेगी तो उस पर टेंशन फोर्स लगेगा, राइट। तो वो टेंशन फोर्स भी पूछ रहा है। करें शुरुआत, चलिए देखते हैं। मास जो पैबल था उसका 100 ग्राम दिया है, 100 ग्राम है, यानी सीजीएस सिस्टम में तो इसे हम लोग एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट कर लें। एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए किलो का मल्टीप्लाई और किलो का डिवाइड, यस और नो? बात समझ में आ रही है सभी को? तो मैंने यहाँ पर क्या किया, किलो का मल्टीप्लाई और किलो का डिवाइड। किलो से किलो कट जाएगा, बात वही है। किलो कितना होता है? 1000, 1000। किलो को मैंने 1000 लिखा तो ये 100। अब किलो को 1000 लिखूंगा तो 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ और ये 10 की पावर 3 ऊपर जाएंगे तो क्या स्टेप समझ में आया? तो पैबल का जो मास 100 ग्राम था मैंने उसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। कहानी समझ में आ रही है सभी को? अब वो कह रहा है पैबल जो है वो डोरी के एक सिरे से बना हुआ है और डोरी की लंबाई जो है वो है 50 सेंटीमीटर और ऐसे घुमाया जा रहा है। तो ये लंबाई क्या का काम करेगी? रेडियस का। जो लेंथ है वही रेडियस है, यस और नो? तो L = R लिख दूं, बोलो भैया। और ये बराबर हो गया 50 सेंटीमीटर। सेंटी, ये भी सीजीएस सिस्टम में एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यस और नो? सेंटी कितना होता है? 10 की पावर माइनस, कभी ना भूल गए क्या? डेसी सेंटी मिली माइक्रो दूंगा है? 10 की पावर -2। ओके, 3 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन कर रहा है तो 1 सेकंड में 10/3 रिवॉल्यूशन, बोलो भैया। और 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होते हैं उसे बोलते क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्योंकि 1 सेकंड में 10/3 रिवॉल्यूशन है, इसका मतलब ये इनडायरेक्टली हमारे पास क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। क्लियर है? अगर ये बात समझ में आ रही है आपको तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारी 10/3 आ गई है। एंगुलर वेलोसिटी हमें निकालनी है। क्या फॉर्मूला लगाऊं? 2πf, बोलो भैया। 2π f की जगह 10/3 चिपका दूं, बोलो भैया। अब तो सॉल्व कर लोगे इसको, बोलो। तो क्या लिख दूं? कितना आंसर आ रहा है? बोले पहला एंगुलर वेलोसिटी 20π/3, 20.93। एंगुलर वेलोसिटी निकाली है तो यूनिट आएगी रेडियन कहानी समझ में आ रही है आप सभी को? दूसरा ऑप्शन कह रहा है लीनियर वेलोसिटी। तो बचपन में अपन ने पढ़ा था ओमेगा बराबर V/R। तो V चाहिए तो R को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो V बराबर ओमेगा। ओमेगा कितना है आपके पास? याद चुका है आपका ओमेगा 20.93 इंटू रेडियस कितनी है आपकी? 50 इंटू, कर लोगे अब इसे? बोले कितना आ रहा है इसका? कितना? 10.465 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? ये हमारी कौन आ गई? लीनियर वेलोसिटी। अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। क्लियर? इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? बताओ भैया। सर्कुलर मोशन में कोई भी चीज घूमती है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट।
तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो A इज इक्वल टू, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले पढ़े थे आपने, A बराबर ओमेगा स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर बी ओमेगा, जो आपकी इच्छा हो वो लगा सकते हो, राइट। यहाँ पर तीनों ही बिट बैठ रहे हैं, तीनों से ही निकल जाएगा, तो A बराबर बी ओमेगा लगा दो। बी आपके पास ये रही 10.465, ओमेगा हमारे पास कितना है 20.9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा है 219.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है सभी को। आगे मुझसे पूछ रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग, लिसन एवरीवन, टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछ रहा है। जब डोरी को पकड़ के आप ऐसे घुमा रहे हो, है ना, तो डोरी तनती है, तो डोरी में टेंशन फोर्स लगता है। क्लियर। और हमेशा ध्यान रखा, टेंशन फोर्स जो होता है वो हमेशा उस तरफ लगता है जिस तरफ जो एंड फिक्स होता है वहां लगता है। जो एंड फिक्स होता है मतलब जैसे ये डोरी है, ये डोरी का एक सिरा ये रहा, एक सिरा ये रहा, मैं इसे पकड़ के घुमा रहा हूँ, तो इसमें फिक्स सिरा कौन सा है, हाथ से पकड़ा हूँ वो वाला, ये जो घूम रहा है वो वाला, वो फिक्स है ना। तो टेंशन फोर्स हमेशा जो होते हैं वो फिक्स एंड की तरफ लगते हैं। तो इसमें फिक्स एंड कौन सा हो गया, ये वाला या ये वाला। तो टेंशन फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे या ऐसे, ऐसे, समझ गए। तो ये टेंशन फोर्स पूछ रहा है, चूंकि ये टेंशन फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे कौन सा फोर्स बोलते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये टेंशन फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू, क्या लगा दो, या तो टेंशन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का ही काम कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एक तो मैंने बताया था एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी ओमेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, जो इच्छा है वो लगा सकते हो, चाहो तो ये भी लगा सकते हो। सेंट्रीपिटल टेंशन का काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये भी तो पढ़ा था आपने, चाहे कौन सा लगा दो सबसे सेम आंसर आएंगे, राइट। कौन सा लगा दूं, मास आपको ये दिया ही है, कितना है 100 इंटू 10 की पावर -3, सॉरी, इंटू एक्सेलरेशन कितना है आपके पास, कहाँ है एक्सेलरेशन, कहाँ तुम, ये देखो 219.0। सीन क्लियर है, बात समझ में आ रही है सभी को। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बढ़ जाओ आगे, कितना 21.9 आ रहा है ना। वैसे भी आएगा, देखो 100 बोले तो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 और 10 की पावर -3, 10 की पावर -1, डेसिमल को एक डिजिट इधर ले आऊंगा तो वो -1 भी खत्म हो जाएगा, नहीं है मेरे पास होगा, चाहे जैसे कर लो, बात देखिए। तो 21.9 टेंशन फोर्स का फोर्स है, तो यूनिट क्या लिखूं, न्यूटन। बात समझ में आ रही है तक सभी को, नोट इट डाउन। अच्छा एक बात और, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो ये आ गया, डायरेक्शन, हाँ, तो यहाँ क्या लिख दूं, टुवर्ड्स द, क्या मैं लिखाऊंगा यहाँ पर, है ना। इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिखाऊंगा कि हम लोग ये जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सर्कुलर ट्रैक के सेंटर की तरफ होती है। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। नोट इट डाउन फास्ट। इसके बाद हमारे सामने अगला न्यूमेरिकल है। अगले न्यूमेरिकल में मुझसे कह रहा है, एक डोरी है, क्लियर, एक डोरी है, वो ज्यादा से ज्यादा 100 न्यूटन का फोर्स झेल सकती है, 100 न्यूटन का टेंशन फोर्स झेल सकती है। उससे ज्यादा टेंशन फोर्स लगाएंगे तो डोरी टूट जाएगी। और कह रहा है डोरी की लेंथ 1 मीटर है, और डोरी के एक सिरे से 1 किलोग्राम का एक मास बांध दिया जाता है। तो कह रहा है उसे कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से घुमाया जा सकता है। तो भैया इतनी वेलोसिटी ले लो ज्यादा से ज्यादा कि इतना तक टेंशन फोर्स लगे डोरी में, इससे ज्यादा अगर लग गया तो डोरी टूट जाएगी। तो कह रहा है कितनी वेलोसिटी से घुमाऊं कि आराम से घूमता रहे, वो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए कि ये आराम से घूमता रहे। क्वेश्चन समझ में आया सभी को। अच्छा डोरी की जो लेंथ है वो काय का काम करेगी, समझाने की जरूरत तो नहीं है मुझे। तो एल को बराबर आर के लिख सकता हूं, तो ऐसे लिख दूं। बात समझ में आई सभी को। तो चलो फिर क्या है, वी हमें निकालना है, फोर्स हमें दिया है। अच्छा सर्कुलर मोशन में कोई चीज घूमती है तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैंने पढ़ा है, F इज इक्वल टू
mv स्क्वायर अपॉन r। फोर्स कितना है हमारे पास 100। मास कितना है 1। वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, r कितनी है 1। क्लियर है? तो 100 इज इक्वल टू v स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करोगे v स्क्वायर अपॉन में 1 लिखूं, स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 100 बोले तो 10 मीटर पर सेकेंड। यानी आप उसे मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से घुमाएंगे तो दूरी नहीं टूटेगी। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे आप। नोट इट डाउन। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर मैं बात करूं, जो भी एग्जाम्पल्स लिखे हुए मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। लिसन एवरीवन, पहले मुझे ये बताओ, एग्जाम्पल पे बाद में आऊंगा, पहले मुझे ये बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे जब घूमता है तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है? सेंट्रीपिटल फोर्स। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? यानी कोई भी चीज अगर सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है तो उसे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल डोरी है, डोरी पे पत्थर बांधी है, मैं इसे घुमा रहा हूं, तो उस पत्थर को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कौन दे रहा है? मेरा हाथ दे रहा है। मेरा हाथ उस पत्थर पे कहीं ना कहीं अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से वो लगातार घूम रहा है। यस और नो? बताना जरा। ये सन है और ये अर्थ है। अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो इसे भी घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कौन देगा? हाँ, सन जो होता है वो अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, और चूंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है और यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है इसके घूमने के लिए। नहीं, यही बात समझे? यानी कोई अगर आपसे पूछे कि अर्थ को सन के चारों तरफ घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, कौन देगा? हाँ, सन क्या लगाएगा उस पर? ग्रेविटेशनल फोर्स, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स काई की तरह काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। समझ में आ रही है बात? मेरी दूसरी बात, हम लोगों ने केमिस्ट्री में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना? शायद पहला ही चैप्टर है। एटॉमिक दूसरा होगा, भाई सब गलती होगी मुझसे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये बात पढ़ाई जाती है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो घूमते हैं किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के चारों तरफ। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, कोई बता सकता है? हाँ, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऑफ ए नेगेटिव चार्ज, राइट? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा हम लोग जानते हैं नहीं जानते? अब एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो इसे भी तो घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? न्यूक्लियस देगा, है ना? दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो किसी ने पूछा कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कैसे मिलता है? तो न्यूक्लियस से तो मिलता है, लेकिन न्यूक्लियस कौन सा फोर्स लगा रहा है यहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कहानी समझ में आ रही है? पढ़ लो एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, आप समझ जाएंगे। इसके बाद अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द बैंकिंग एंगल ऑफ अ साइक्लिस्ट टर्निंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। यहाँ पर वो आपसे ये बोल रहा है कि जब कोई साइकिल सवार किसी सर्कुलर ट्रैक पे अपनी गाड़ी को मोड़ता है ना? जब वो अपनी गाड़ी को मोड़ता है तो वो अपनी साइकिल बिल्कुल सीधी सीधी मोड़ देता है या थोड़ा सा झुकाता है? झुकाता है। तो कह रहा है वो कितने डिग्री के एंगल से झुकाता है ये बता दो। क्लियर? बैंकिंग एंगल का मतलब झुकाव कोण। कौन सा कोण? झुकाव कोण। क्लियर? थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। हवा में बातें होंगी, लपकने की कोशिश करना, राइट? तैयार हो? मान के चलिए ये एक ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक ऐसे है, ऐसे करके। समझ गए कैसे है सर्कुलर ट्रैक? ऐसे है। समझ गए? क्लियर है कैसे है सर्कुलर ट्रैक? ऐसे है, राइट? ऐसे मान के चलो
ये जीवाजीगंज का पार्क है, उसमें हम लोग ऐसे घूम रहे हो, मैं अपनी साइकिल चलाते हुए यूँ करके यूँ घूम रहा हूँ। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? कैसे घूम रहा हूँ मैं? ऐसे करके ऐसे घूम रहा हूँ। अब आप बताओ, जब मैं ऐसे घूम रहा हूँ, ठीक है, मुझे साइकिल अपनी टर्न करनी है, क्लियर? साइकिल जब मुझे टर्न करनी तो मैं झुकूंगा। तो बताओ आप मुझे, अगर मेरे को अपनी साइकिल ऐसे टर्न करनी तो मैं ऐसे झुकूंगा या ऐसे झुकूंगा? ऐसे झुका, झुको से करने आवत हुए। क्लियर है? समझ गए ना मेरी बात को? जब मैं ऐसे लूंगा तो मेरी साइकिल ऐसे हो जाएगी थोड़ी सी। तो आप बताओ, सर्कुलर ट्रैक ऐसे है तो मैं सर्कुलर ट्रैक के सेंटर की तरफ झुक रहा हूँ। देखो, सर्कुलर ट्रैक ऐसे बनेगा तो सेंटर इधर ही तो आएगा और सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन इधर होगी। तो जब भी कोई बंदा ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे घूमता है तो उसकी साइकिल अगर टर्न लेगी ऐसे करके झुकेगी तो वो सेंटर की तरफ झुकेगी या सेंटर के बियॉन्ड झुकेगी? सेंटर की तरफ झुकेगी, है ना? और जितना डिग्री के एंगल से झुकती है उसी को हम लोग बोलते हैं बैंकिंग एंगल। क्या बोलते हैं? बैंकिंग एंगल। तो तैयार है हम लोग समझने के लिए इसे? बैंकिंग एंगल होता क्या है? हाँ, रेडी एवरीवन? पुराने पाप अगर आपके क्लियर होंगे तो आप पूरी बातों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, राइट? अच्छा, इससे पहले, ठीक है, इतनी बात आप समझ गए मेरी बात को? मैं जैसे ऐसे बोलूं आपको, क्या बोलूं मैं आपको, हर बॉडी का अपना एक सेंटर ऑफ मास होता है। सेंटर ऑफ मास समझते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, राइटिंग पैड, मैंने आपको बोला कि भाई ये एक राइटिंग पैड है, इसे अपनी उंगली पे टिकाओ। तो उंगली आप यहाँ पर टच करेंगे, यहाँ पर, राइट? सही बोल रहा हूँ? तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, राइट? आगे पढ़ेंगे हम लोग, आएगा सिलेबस में। क्लियर है? सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी पे वो पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना? क्लियर? सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी पे वो पॉइंट होता है जहां पर उसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ है। क्लियर है? सही बोल रहा हूँ? यस और नो? है ना? ये वो पॉइंट है जहां पर ये बॉडी कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। इस पॉइंट पे समझ गया ना? मैं कोशिश करूंगा तो हो जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? ओके, अच्छी बात है। तो गौर से सुनिएगा सभी लोग, ऑन द बोर्ड देखिएगा। एक बात और, मुझे ये बताओ, ये एंगल अगर थीटा है तो व्हाट अबाउट दिस एंगल? क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये बात भी आप लोग जानते हैं प्रॉपर तरीके से सभी लोग? चलिए, तो फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। हम लोग पूरे अटेंशन के साथ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, वरना आपके बम्पर हिट जाएगा। ठीक है? सपोज करिए मेरी साइकिल है और मेरी साइकिल ऐसे आ रही है, जो घूमता हुआ आ रहा हूँ, राइट? अब मुझे इस सर्कुलर ट्रैक पे घुमानी है तो मेरी साइकिल ऐसे ही तो झुकेगी, ऐसे झुकेगी। तो अगर कोई चीज ऐसे हो गई, ऐसे हो गया मैं, है ना? तो ये कौन सा एक्सेस हो गया और ये कौन सा एक्सेस हो गया? एक्स एक्सेस, राइट? मैं बनाऊंगा अभी ये एक्सेस, है ना? तो गौर से देखिएगा सभी लोग, ध्यान से, ऑन द बोर्ड। ये एक मैंने सर्कुलर ट्रैक बनाया है। ये रोड बोर्ड पे मुझे ऐसे बनानी पड़ रही है, लेकिन वास्तव में ये ऐसे है। समझ गए? क्लियर है? सामने से साइकिल आ रही है, सामने से साइकिल आ रही है। ये साइकिल जो है वो साइकिल मैंने ये बनाई है, गौर से देखिएगा। और ऐसे क्यों बनाई है ये आप समझो, खुद ही अंडरस्टैंडिंग बनाओ अपनी। खुद समझोगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। समझ गए? ये रोड कैसे है पहले तो फील करो, रोड कैसे है? ऐसे करके रोड घूम रही है। समझ गया मेरी बात को? ये रोड ऐसे है, हाँ? और मेरी साइकिल सामने से आ रही है और मैं ऐसे झुका हुआ हूँ, ऐसी पोजीशन में। अब जहाँ पे कर लग गया बताऊं मैं? समझ गए ना? सीन क्लियर है? साइकिल कैसे झुक गई है? कोई दिक्कत? समझ में आ गया ये बात? अच्छा, साइकिल को झुका है, टायर और रोड का कनेक्शन पॉइंट यही है। यस सर, नो? अच्छा, हर बॉडी का अपना एक सेंटर ऑफ मास होता है। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये हो गया, मान लीजिए, ठीक है? क्लियर? यहाँ पर पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट होता है। ये कौन सा एक्सेस है बाय द वे? ये कौन सा एक्सेस है? हाँ, क्लियर? यानी साइकिल जब यहाँ से आ रही है, फ्रंट से साइकिल आ रही है, तो वो ऐसे झुक गई है। नहीं आई मेरी बात समझ में? क्लियर? मैंने मान लिया साइकिल वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल में झुक गई है। यहाँ से ही तो झुकी है साइकिल। बोला भैया? यही जो एंगल है इसी को ही बैंकिंग एंगल बोलते हैं। कितनी झुक गई, नहीं यही बात समझ में? अब आप गौर से देखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, साइकिल ऐसे झुक गई, कहाँ? नीचे। तो ये mg समझ में आया क्यों लगा ये? क्योंकि किसी भी बॉडी का जो वेट होता है दैट इज ऑलवेज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट? अच्छी बात है।
टायर और सड़क के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? टायर और सड़क, है ना? तो सड़क और फ्रिक्शन, यहाँ पर हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को नेग्लिजिबल कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर? क्या कंसीडर कर रहे हैं? यानी कि 0। अब आप बताइए, टायर और सड़क के, ये साइकिल अगर सड़क पे जा रही है तो मुझे रिएक्शन फोर्स भी मिल रहा है ना? क्योंकि साइकिल तिरछी हो गई है तो ये रिएक्शन फोर्स ऐसे हो जाएगा। बोलो भैया, ये किस किस के बीच में है? टायर और सड़क के बीच में। क्या बनाया है मैंने ये? आपको ये रिएक्शन फोर्स समझ में आ रहा है? बोलो भैया। अब आप ही बता दो, ये किसी न किसी का रिजल्टेंट है। किस किस का? इसका और इसका। स्टेप समझ में आया आप सभी को? मुझे बता सकते हो ये एंगल कितना है? क्यों? ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये बता सकते हो? ये आर है, ये थीटा है तो ये क्या होगा? आर। बता चुका हूँ सब, दिमाग खराब नहीं करना। बीच वाली लाइन जिस लाइन के साथ एंगल बनाती है वो वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस होता है, बचा खुचा साइन होता है। सब बता चुका हूँ पहले ही। और ये हो गया आर साइन थीटा। सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी? एक बात पूछूं, ये सर्कुलर ट्रैक ऐसे है, बोर्ड पे ऐसे बना है लेकिन वास्तव में ऐसे है ना? तो मुझे बता सकते हैं इसका सेंटर किस तरफ होगा? सर्कुलर ट्रैक का इस तरफ होगा, यहाँ कहीं। और ये जो आर साइन थीटा लग रहा है, ये सर्कुलर ट्रैक के कहाँ की तरफ लग रहा है? सेंटर की तरफ लग रहा है। दिख रहा है आपको प्रॉपर? ओके, अच्छी बात है। तो आगे देखते हैं, गौर से देखिएगा सभी लोग। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन बोले तो बैलेंसिंग। बैलेंसिंग पोजीशन में कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्या लिख दूं यहाँ पर? आर कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। यानी यहाँ पर इंसान का जो वजन है वो काय से बैलेंस हो रहा है? आर कॉस थीटा से। समझ में आ रही है बात? आर कॉस थीटा इसको कंट्रोल करे हुए है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर 1, आर साइन थीटा कहाँ लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। चूंकि आर साइन थीटा सर्कुलर ट्रैक के सेंटर की तरफ लग रहा है, और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे हम कौन सा फोर्स बोलते हैं? हाँ, पूछ लेता है कई बार ओटी वगैरह में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी साइकिल सवार साइकिल चला रहा है तो उसे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स काहे से मिलता है? तो बोलना आर साइन थीटा से मिलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आर साइन थीटा काहे के बराबर हो जाएगा? mv स्क्वायर अपॉन आर। ये mv स्क्वायर अपॉन आर कहाँ से आ गया? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। कहानी समझ में आ रही है सभी को? पूछ लेता है ओटीज वगैरह में कि भैया साइकिल सवार साइकिल चला रहा है तो उसका वेट यानी कि mg बैलेंस करने के लिए कौन सी चीज काम करती है? हाँ, तो बताना उसको आर कॉस थीटा से बैलेंस हो रहा है। ये कहानी समझ में आ रही है? डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में 1 का डिवाइड किया तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाय mg। m से m कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा। r को नीचे ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन rg। नहीं, यही बात समझे? उसने बैंकिंग एंगल पूछा है, केवल थीटा पूछा है, तो केवल थीटा पूछा तो tan को इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। इनवर्स वगैरह पढ़े अभी तक के नहीं पढ़े? अब तो आने लगे होंगे। थीटा बराबर tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन rg। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये रिलेशन आ गया बैंकिंग एंगल ऑफ अ साइक्लिस्ट। आप कुछ बातें मुझे बताओ जरा। गधों की तरह रिएक्ट मत करना, जो दिल बोले वो बोलना, क्योंकि साइकिल चलाना आप सबको आता है। क्योंकि साइकिल चलाना आता है तो आप लोग इन बातों को बेहतर तरीके से बता सकते हैं। 2 तरीके से समझाऊंगा। पहले तो आप अपना जवाब खुद देना, क्योंकि आप अपना जो जवाब दोगे वो अपने अनुभवों के आधार पर दोगे कि जो आपने महसूस किया है। फिर मैं आपको थियोरेटिकली समझाऊंगा कि ऐसा क्यों। राइट? पहले आप बताओ, अगर आप अपनी गाड़ी को सुरक्षित मोड़ना चाहते हैं, है ना, तो अपनी साइकिल झुकाते हैं? बहुत ज्यादा झुकाओगे या बहुत कम झुकाओगे? बहुत कम चाहोगे, ज्यादा झुकाओगे तो निबट जाओगे। सही बोल रहा हूं ना? तो इसका मतलब ये जो झुका रहे हो, झुकाने वाला एंगल यही तो है।
तो इस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? हाँ, यानी अगर मैं सेफली टर्न करना चाहता हूँ तो ये जो वैल्यू है ये कम से कम होनी चाहिए। नहीं आई मेरी बात समझ गई? मेरी दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप अपनी साइकिल को सर्कुलर ट्रैक पे घुमाते हो, घुमाने का मतलब मोड़ रहे हो, तो बार टाइम पे गाड़ी की स्पीड बिल्कुल भरभरा के कर दे दोगे तुम? और ज्यादा करते हो तो कम करते हो है ना, क्योंकि वेलोसिटी कम होगी तो हम सेफली टर्न कर पाएंगे। बोलो भैया। यानी अगर आप सेफली टर्न करना चाहते हैं तो गाड़ी की जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। समझ गए? मेरी तीसरी बात, जब आपने साइकिल नया चलाना सीखी थी तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या सीखने में आई थी? मोड़ने में बहुत दिक्कत आती थी। जब हम अपनी छत पे साइकिल चला रहे होते थे या कमरे के हॉल में साइकिल चला रहे होते थे, और जब मोड़ने की बारी आती थी तो हम सोचते थे कि काश ये कमरा और चौड़ा होता और फैला फूटा होता तो मैं अपने आप आराम से साइकिल मोड़ ले तो कि नहीं मोड़ ले तो? मोड़ ले तो ना? नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है सभी को? तो वहां पर आप अगर सेफली टर्न करना चाहते हैं तो आप जो राउंड बनाने की कोशिश करते हैं वो राउंड बड़ी से बड़ी रेडियस का होना चाहिए या चुनचुनिया सी रेडियस का होना चाहिए? बड़ी से बड़ी रेडियस का होगा तो आप आराम से टर्न कर पाएंगे। यस और नो? यानी सेफली टर्न करने के लिए जिस राउंड को आप बना रहे हो वो राउंड की रेडियस, हाँ, ये सब आपने अपने प्रैक्टिकल अनुभवों से बताया। सांची कह दी मैंने। अब मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली चल रहा हूँ। कौन सी कली चल रहा हूँ? थ्योरेटिकली देखते हैं। इतना तो कॉमन सेंस से आपको पता चल रहा है कि सेफली टर्न करना चाहते हो तो जो एंगल होना चाहिए वो, यानी मुझे थीटा कम से कम चाहिए, राइट? है ना? थीटा कैसा चाहिए? कम से कम। अब वो जे कम से कम चाहिए तो जे कम से कम तब ही होगा जब जे कम से कम हो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब तो डायरेक्टली रिवर्सली प्रोपोर्शनल समझा चुका हूँ। जे कम चाहिए तो जे कम कब होगा? जब जे कम हो तो वेलोसिटी कम से कम होगी। जे कम से कम कब होगा? जब रेडियस नहीं है मेरी बात। सीन क्लियर है? ओके। अच्छा जी, इसके कम होने के लिए जी इंडे जी तो फिक्स रहता है ना 9.8, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। समझ गया मेरी बात को? क्लियर है? ना हुए कोई दिक्कत? आपका बैंकिंग एंगल ऑफ अ साइकिलिस्ट भी आ गया। और अगर किसी ने पूछा सेफ टर्निंग के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या क्या है तो वो समझ में आ रही है आपको क्या क्या है? ना हुए को परेशानी? तो फटाफट पहले इसको क्लियर कर लो, पढ़ लो फटाफट ऐसे बोलती में। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दे रहा है और उस न्यूमेरिकल में हमसे बोल रहा है कि एक साइकिलिस्ट है जो साइकिल चला रहा है और उसकी जो स्पीड है दैट इज 4.9 मीटर पर सेकेंड, और जिस सर्कुलर ट्रैक पे वो अपनी साइकिल को मोड़ रहा है उसकी रेडियस है 9.8 मीटर। तो वो कह रहा है वो अपनी साइकिल को कितने डिग्री के एंगल से बैंड करे। क्लियर? व्हाट शुड बी द बैंकिंग एंगल ऑफ द साइकिलिस्ट? क्लियर? वो कह रहा है कितने डिग्री के एंगल से टर्न करे कि वो इजीली टर्न कर जाए। जी की वैल्यू दे रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भैया हम ज्यादा पढ़े लिखे ना है, हमने ताजा पढ़ी है। कहा थीटा बराबर tan इनवर्स अपॉन आर। क्लियर है? चमका दो बताओ। tan इनवर्स बी कितना है? 4.9 है। 4.9 का स्क्वायर करूंगा तो ऐसे लिख दूं 4.9 इंटू 4.9 बटे आर जी। क्लियर है? डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, एक डिजिट। उड़ जाएंगे नहीं उड़ जाएंगे? 49 1 49, 49 2 90 है। ये वाला आता है 49 का? थीटा बराबर tan इनवर्स 1/4। सीन क्लियर है सभी को? 1/4 को मैं 0.25 भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, है ना? नोट इट डाउन। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।